गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसीज होती हैं वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में कंडक्ट की जाती हैं, तो उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। तो हम बात करते हैं कि आपका जो वेबसाइट के ऊपर जो नोटिफिकेशन अपलोड हो चुका है, आओ जानते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरना है, कब लास्ट डेट है, उसके बाद में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या कुछ नया रखा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसी नोटिफिकेशन में कि आपको कब से फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म आपके अप्लाई करने की डेट शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी जो वो रहेगी 4 जून 2018। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा शुरू के अंदर ही कि कभी भी आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि साइट काम नहीं करती, लास्ट डेट के चक्कर में बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। तो आपको बेशर्ता जैसे ही टाइम मिलता है, समय को समझते हुए आप अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद में पेपर की जो कंडीशन रहेगी, पेपर की सेम टू सेम वही कंडीशन है जो पहले साल की थी। जो आपका पेपर प्रीलिम्स होगा वो होगा आपका जुलाई के अंदर, 25 जुलाई का जो समय दे रखा है, और 25 जुलाई 2018 से लेकर 20 अगस्त 2018 के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में जो टायर 2 होता है वो आपका 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य में पेपर कंडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद में थर्ड पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, जो कि ये थर्ड पेपर उन बच्चों का होगा जो बच्चे इंटरव्यू पोस्ट के लिए जाएंगे, नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए नहीं होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत सारे बच्चों को मैं एक चीज़ बता दूं कि आप प्यारे बच्चों किसी भी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन देखते हैं या किसी भी आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक इस तरह सा किसी शॉप पे प्रोफार्मा लगा मिलेगा कि एसएससी में 5000 4000 वैकेंसियों का फॉर्म भरें। आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर भी चॉइस भरी जाती है और एसएससी में चॉइस भरी जाती है, तो आपको इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है अपने दिमाग में भी, कौन कौन सी वैकेंसीज़ का आपको चॉइस कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना। तो मैं उस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करूँगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। जो थर्ड पेपर होगा उसकी कोई डेट अभी तक नहीं दी ऑफिशियली, और फोर्थ की भी डेट नहीं दी है। एसएससी का मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, जो पेपर होगा प्यारे बच्चों, ये पेपर आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। उसके बाद में जो पेपर की जो भी डेट है, ये डेट आगे एक्सटेंड की जा सकती है समय को देखते हुए। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये आखिर आपकी पोस्ट किस तरह से है। इन्होंने एक बनाया है ग्रुप, सबसे पहले ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी, और फिर उसके बाद में अगले ग्रुप पर हम चर्चा करते हैं। ग्रुप ए के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज है, पोस्ट कोड आएगा प्यारे बच्चों आपका। ग्रुप ए के अंदर पोस्ट कोड आएगा एफ, हम बात करेंगे एफ, फिर ये डॉलर का सिंबल आ गया, ठीक है। ये क्या है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। आप समझ गए होंगे भाई, अकाउंट से संबंधित है तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन भी मायने रहेगी और आपका एक्सपीरियंस जो आपने पीछे आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर पढ़ा है वो भी बहुत मान्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। अकाउंट से संबंधित आपको आगे जितनी भी इंटरव्यू पोस्ट के लिए जाएंगे आप, तो उसके लिए आपको बेशर्ता उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो ये कह रहे हैं कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी के लिए आपका कोड रहेगा ए और सी, फिर हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंदर जो सेंट्रल सेक्रेटरीट्स सर्विसेज होगी और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर्विसेज होगी, ठीक है। तो ये ग्रुप बी के अंदर आएंगी और ये सारी की सारी नॉन गैजेटेड हैं, और इसके लिए जो एज रहेगी वो 20 से 30 वर्ष रहेगी और इसके लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं है। और इसके अंदर क्राइटेरिया है जो वो रिज़र्व है। हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ग्रुप बी के अंदर फिर डी कोड आएगा, फिर ई आएगा, जी आएगा, एच, फिर उसके बाद में ग्रेटर, फिर लेस देन, फिर आई। जो भी हैं ये आपके कंप्लीट आगे दे रखा है, हम उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर एज क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखें आप, 20 से 30 वर्ष का दे रखा है। असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें 18 वर्ष से लेकर 30 साल के बीच में फॉर्म भर सकते हैं।
तो आपको कम से कम जो एक पहले कंडीशन होती थी 27 वर्ष से ज़्यादा जो फॉर्म एज है उनकी फॉर्म नहीं भर सकते थे, वो ख़त्म हो चुका है पिछले साल से ही। आप 30 वर्ष तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं जो कि कोड जे, कोड के, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कोड एल, फिर उसके बाद में एम, ठीक है, इसके बाद में ओ, या आगे और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने कि CBDT सेंट्रल, जो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जितने भी ये फोर्स की वैकेंसीज आएंगी बीच में, जैसे इंस्पेक्टर रैंक या सब इंस्पेक्टर आ गई, तो इसके लिए वो बच्चे अप्लाई ना करें जो डिसेबिलिटीज़ में हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके फिजिकली फिट नहीं हैं, वो बच्चे फॉर्म नहीं भरें। ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब अपन बात करते हैं कि फिजिकली फिट हैं जो मापदंड पूरे रखते हैं, उनके मापदंड का विवरण आगे दे रखा है, वही बच्चे इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें। और बेशर्ता आप एक चीज़ और ख्याल में रखें कि आप जैसे कि क्वालिफ़िकेशन की हम चर्चा करेंगे, तब मैं आपको तथ्य इसके प्रमाणित कुछ और बताने जा रहा हूँ। चलिए हम अगले पॉइंट पर देखते हैं। जैसा कि आपने ये देखा होगा कि आपको यहाँ सिंबल लगा कर दे रखा है इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें दे रखा है आपको 4600 पे बैंड पर देखना है आपने। ये 18 से लेकर 27 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो आप वैकेंसी जब भी फिल करेंगे तो आपकी एज क्राइटेरिया के मुताबिक ही आप ऑप्शन चूज करेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब यानी कोड के हिसाब से दे रखा है इन्होंने। जो थर्ड है ग्रुप सी के अंदर, ओनली जूनियर स्टैटिकल ऑफिस, जो ऑफिसर हैं इनके लिए हैं ये एज 32 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी यानी कितने ग्रुप में हो गई, ए, बी और सी ग्रुप में। अब इसके बाद में आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो जिनका दे रखा है आपको कि जिनका लो विज़न है, ठीक है, विजुअल कंडीशन जिनकी है या जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जो हैंडीकैप्ड है, उनकी आगे आपको डिटेल दे रखी है, ये कोड दे रखे हैं। उसके परसेंट यानी 40% मिनिमम से मिनिमम उनका जो होगा वो आगे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि वाकई अब 40% आप वाकई ही डिसेबिलिटीज़ में हो, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको इसमें क्लियर कह रखा है, ये नोट 5 के अंदर, द कमीशन एक्सेप्ट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट्स एंड वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के अंदर कौन कौन आते हैं? बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि जो आर्मी से होते हैं वही एक्स सर्विसमैन है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अन्य डिपार्टमेंट में अगर गवर्नमेंट जॉब पे हैं, ठीक है, और आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो इसी में माना जाएगा। इवन कि बहुत सारे लोग जो डिफेंस से होते हैं वो लोग तो माने ही जाते हैं एक्स सर्विसमैन में। तो इसमें बिल्कुल क्लियर इसको डिटेल से पढ़ लें, आपको और भी कुछ इसमें मुख्य पॉइंट मिल जाएंगे। तो क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा 30 से 35 पेजेस हैं, हम 1 बाय 1 नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप थोड़ा सा और विवरण के साथ इसको जांच कर लें। बल्कि जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आपका जो डिपार्टमेंट का होगा वो आपका वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आपको माना जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था, क्योंकि आपकी कट ऑफ भी अलग बनती है और उनको डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर होने के बाद में ही वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उनका फॉर्म है वो कैंसिल रखा जा सकता है। अब एक पॉइंट आता है कि वैकेंसीज़ कितनी है। तो आपको डिपार्टमेंट ने क्लियर कह रखा है कि वैकेंसीज़ आपको फाइनल जो रिज़ल्ट होता है उसके लगभग 1 या 2 महीने पहले ही डिक्लेयर होंगी कि आपकी टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। एक चीज़ बता दूं, इसमें कंफ्यूज होने की कहीं आपको ऐसी कोई प्रमाणित तौर पर बात नहीं है कि जैसे मान लो आज डिक्लेयर हो जाती है कि जैसे कई साइट्स पर दे रखा है या ऑनलाइन दे रखा है कि 4000 वैकेंसीज़ SSC में है। हमेशा ये वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होती है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती। डिपार्टमेंट के लिए ध्यान रखिए, ये वैकेंसीज़ आपकी बढ़ेंगी, कम नहीं होती हैं कभी भी। अब यानी एज क्राइटेरिया है वो 1 अगस्त 2018 तक काउंट होगा कि आप फॉर द पोस्ट ऑफ एज जो कि 20 से 27 साल है। तो इन्होंने यहाँ क्लियर कह रखा है कि आपकी जो कि 2 अगस्त 1991 से लेकर 1990 के बीच का जो होना चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद में आपको दूसरा दे रखा है 18 से 27 साल तीसरे क्राइटेरिया के अंदर, फोर्थ के अंदर, फिफ्थ के अंदर जो 30, उसके बाद में 30 वर्ष के लिए देखें, 30 वर्ष के लिए 20 से 30 दे रखा है और एक 32 वर्ष के लिए दे रखा है। तो जो ऐसी कैटेगरी से हैं या एसटी से हैं, आपको रिजर्व शेड्यूल कैटेगरी आपको दे रखा है इस पॉइंट के अंदर, ठीक है। एसटी, एससी और ओबीसी, फिर आता है एक्स सर्विसमैन या पर्सन विद द डिसेबिलिटीज़, पीडब्ल्यूडी। तो आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं कि 5% या जैसे 10%, तो वो वैसे का वैसा ही यथावत है। हम चलते हैं और भी आगे डिटेल में चेक कर लेंगे। जैसा कि ये देखिए यहाँ एज क्राइटेरिया देखें, 5 साल का SC ST को बेनिफिट मिलेगा, OBC को 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, PWD को 10 साल का मिलेगा, PWD OBC को 13 वर्ष का मिलेगा और SC ST को 15 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन क्या था, 3 साल आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस दे रखा है आपको, ठीक है। चलिए हम और आगे बात कर लेते हैं पॉइंट्स पर। अब हम लोग जानेंगे कि आपकी 1 अगस्त 2018 तक क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। कम से कम आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर जो बच्चे फाइनल ईयर का अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और उनका रिज़ल्ट 1 अगस्त 2018 तक यानी फाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए विद पास मार्किंग। अब यानी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी अकाउंट्स की थी, ग्रुप ए के अंदर थी, उसके लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंट के संबंधित आपकी बीकॉम की यानी कॉमर्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोबेशन डायरेक्ट रिजल्ट शैल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस एग्जामिनेशन इन रिसेप्ट ब्रांचेस फॉर कंफर्म एंड द रेगुलर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। पॉइंट नंबर 2 के अंदर दे रखा है कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, और यह आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एज वन ऑफ सब्जेक्ट डिग्री लेवल। अब देखो ऑल अदर पोस्ट, जो बाकी बची हुई पोस्ट हैं, उसके लिए आपके पास बीकॉम, बीएससी, बीबीए, चाहे आपने बीसीए, बीए बीएससी कर रखा है तो वो डिग्री आपकी वैलिड होगी। लेकिन कंडीशन आपको दे रखी है कि आपका जो पेपर, जो बच्चे फाइनल ईयर का दे रहे हैं या जिनके पिछले साल का जो पेपर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो 1 अगस्त 2018 से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु। अगला पॉइंट है जो एप्लीकेशन फ़ीस और मोड ऑफ पेमेंट। आपको इसके लिए 100 रुपये चार्ज देना होगा। फीस कैन बी पेड थ्रू SBI चालान, SBI नेट बैंकिंग, बाय यूजिंग जो भी आपका ATM या क्रेडिट कार्ड है उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 के अंदर कह रखा है आपको कि वीमेन कैंडिडेट्स, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट या ST कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन या डिसेबिलिटीज़ हैं, उनका कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है। अगले पॉइंट के अंदर आपको दे रखा है कि वो जो हम शुरू में बात कर चुके हैं कि आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 5 तारीख यानी 5 मई से शुरू हो चुका है और 4 जून तक शाम 5 बजे तक आपका लिंक ओपन रहेगा। ये टेक्निकल इशू अगर नहीं होता तो उसके बाद में कभी कभार डिपार्टमेंट डेट एक्सटेंड भी कर देता है, उस चीज़ में नहीं जाइए, आप समय रहते हुए आप फॉर्म अप्लाई करें। चलिए हम इसके बाद में जानेंगे कि कैंडिडेट को और किन किन बातों पे ध्यान रखना है कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे। इसके बाद में सेंटर की बात कही थी मैंने, सेंटर आपके यथावत रहेंगे जो पिछले वर्षों की तरह सेंटर रहे थे। जहाँ भी आजकल ऑनलाइन सेंटर आप सबको पता है रखे जाते हैं, उनके फिक्स हैं, किसी भी दूसरी अन्य जगह पर सेंटर तब्दीली नहीं की जाती, बेशर्ता कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। हम बात करते हैं कि जो स्कीम है एग्ज़ामिनेशन की वो क्या है। टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, टायर 3 होगा, पेन और पेपर, यानी आपको टॉपिक दिया जाएगा, जैसे उस टॉपिक पर आपको लिखना होता है, जो टायर 1 और टायर 2 को सिलेक्ट करके बच्चे आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में टायर 4 के अंदर आपका कंप्यूटर यानी आपका एक CPT होता है और ये स्किल टेस्ट हम बात करें वो होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बैंकिंग और SSC के पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। बैंकिंग पेपर में जो प्रीलिम्स होता है सिर्फ वो आपका क्वालिफाई नेचर टेस्ट होता है, लेकिन इसके अंदर टायर 1, 2, 3 के मार्क्स ऐड होकर और टायर 4 के भी ऐड होकर आपकी कट ऑफ बनती है। लेकिन इसके अंदर एक इंटरव्यू पोस्ट और एक नॉन इंटरव्यू पोस्ट होती है गाइस। नॉन इंटरव्यू पोस्ट के अंदर आपका टायर 3 पेपर नहीं होगा, टायर 4 में इंटरव्यू नहीं होगा, उसकी बजाय आपका जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसको किस तरह से आपने आगे मार्क्स लेके जाने हैं। टायर 1 का जो पेपर होगा डेट आपको दे रखी है, अब आप प्रिपरेशन रखें। यथावत हम सिलेबस की बात करेंगे, टायर 1 में सेम रखा गया है। जीके रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। जीके होगा 25 के 50 मार्क्स, ठीक है। मैथ्स होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 1 घंटे के टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब देखो कि वही बात आती है कि जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपका फिक्स है भी 100 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो जिन बच्चों की स्पीड अच्छी होती है वो 75-80 मार्क्स अटैम्प्ट करके आते हैं ताकि कट ऑफ में आ जाएं। लेकिन यहाँ पर आप जो कि 200 मार्क्स हैं, तो कोशिश ये करें कि 150 अबव आपके मार्क्स आने चाहिए ताकि आपको मेंस पेपर में बेनिफिट मिले। बहुत सारे बच्चे यहाँ क्विट कर देते हैं कि प्रीलियम्स में कट ऑफ मार्क्स 130-40 तक हम ले जाएं तो गुड है। ऐसा नहीं छोड़े गाइस, क्योंकि ये आपके मार्क्स होते हैं प्रीलियम्स में थोड़ा सा इजी होता है, तो आपको मेंस में जाके इसका बेनिफिट आपको स्कोरिंग में हेल्प करेगा। पेपर 2 होगा जो वो होगा मैथ्स के आपके 100 क्वेश्चन होंगे जिनके 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। और जो कि इंग्लिश का पेपर होगा 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। और इसके आपको दे रखा है पेपर 3 जो अलग अलग क्राइटेरिया ग्रुप के अकॉर्डिंग है। स्टैटिक का है जिनका 100 उनको क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, और जो कि फेज़ 4 के अंदर फाइनेंस इकोनॉमी है जिनका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। तो ये आपका टायर 3 के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। जिनका फाइनेंस डिपार्टमेंट से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं, उनको पेपर ये फेस करना होगा। अब आपको कह रखा है इन्होंने कि ध्यान ये रखना है कि बेशर्ता जैसे 1/4 या मैं कहूँ कि 0.25 यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटता था पहले, लेकिन अब इसमें क्या है कि आपका 1/2 है, यानी 2 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। तो आपको टेम्पटेशन आपकी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है जब भी पेपर आप करेंगे। अभी से आप ऑनलाइन तैयारी और या ऑफलाइन पेपर जो भी पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस को सही मायने और बिल्कुल एक्यूरेसी पे आप तैयार रखें। उसके बाद में टायर 2 के अंदर कहा गया है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपको कह रखा है कि टायर 2 देयर नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 ईच रॉन्ग क्वेश्चन इन पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रोहेंसिन, 0.50 यानी 1/2 ईच रॉन्ग इन पेपर 1 एंड 3 एंड 4, ये कंडीशन रहेगी। अब देखो टायर नोट 3 के अंदर क्या दे रखा है कि टायर 2 पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, कंपलसरी टू ऑल द पोस्ट्स, यानी कंपलसरी ऑल द पोस्ट जो इंटरव्यू है नॉन इंटरव्यू है, तो आपको टायर 2 देना ही पड़ेगा। अब यानी इसके बाद में होता है कि नोट 4 के अंदर आपको दे रखा है कि टायर 2 के अंदर पेपर 3 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर स्टैटिकल एंड शॉर्ट लिस्ट 1, यानी अगर आपने टायर 1 क्लियर कर लिया है तो जो टायर 2 होगा उसका पेपर 3 होगा जो आपका हमने डिस्कस किया था ऊपर जो स्टैटिक वाला, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर यानी जो अकाउंट से संबंधित होंगी पोस्ट ऑडिट अकाउंट्स के, तो वही बच्चों को पेपर फेस करना होगा, न कि उनको मैं बात करूं कि मैथ्स पेपर क्लियर करना होगा। अब इसके बाद में जानते हैं हम 3rd पेपर में क्या कंडीशन होगी। 3rd पेपर के अंदर प्यारे बच्चों आपका पेन और पेपर का होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको लिखना है। जैसे कि आपको विमेन एम्पावर पे दे सकता है या इलेक्शन पे टॉपिक दे दिया, अभी इलेक्शन पे लिखिए
या जैसे कि आपको डीमोनेटाइजेशन पे पूछा जा सकता है कि 200 वर्ड्स के अंदर लिखिए आप, जिसको अच्छा जो अच्छा लिखेगा, या लेटर स्टोरी कुछ भी पूछ सकता है डिपार्टमेंट आपसे, आपको दिया जाएगा। 1 घंटे का टाइम होगा और 100 मार्क्स होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो आपको फाइनल अब क्या पॉइंट दे रखा है, द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्म्स टायर 1, 2 एंड 3, टायर 1, 2, 3, ठीक है। तो कैंडिडेट विल नीड टू क्वालिफाई ऑल द टायर 1, 2, 3, ठीक है, सेपरेट, तभी ही आप कट ऑफ में आ सकते हैं और 4th इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अब आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सिलेबस यथावत है, आप काफ़ी वर्षों से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले रीजनिंग एसएससी का पार्ट बहुत ईजी होता है, ठीक है। इसके लिए किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 सालों के पेपर अगर आप रिपीट कर लेंगे तो एसएससी के सेम टू सेम ही पैटर्न रहेगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार एसएससी का फॉर्म भरेंगे गाइस, आप या पुराने बच्चे हैं जो फेलियर हैं, जो पेपर 1 को काफ़ी वर्षों से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या पेपर 2 को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो पेपर 1 के लिए थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि आपका कम से कम ये चीज़ हो कि आपके 50 मार्क्स रीजनिंग में सेम टू सेम होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके आपका कैसा रहेगा, जीके सेम रहेगा कि वही जीके का जो पोर्शन होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पुरानी जितने भी पेपर्स हैं उनको आप रिपीट कर लें, ज़्यादातर वहीं से जीके रिपीट होगा और आप यूज टू हो जाएं। डेली के 100 क्वेश्चन आप पढ़ें, तब तक आप आराम से ईजिली से तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपको ओवरऑल कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो दोनों मैथमेटिक्स और इंग्लिश, क्योंकि मैथ्स आपका मेंस पेपर में आएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक स्तर से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक पढ़ना है, प्रीलियम्स के लिए और हाई मेंस के लिए। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि लूज़ कर देंगे। पुराने पेपर्स बहुत आपको हेल्प करेंगे, उनको ज़रूर सॉल्व करें आप, अगर आप एसएससी को क्लियर करना चाहते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रुप, जो इसका डी पार्ट है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का जो पार्ट सेम टू सेम रहता है, चाहे बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। गाइस, जो मेंस पेपर होगा इंग्लिश का वो थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं आपके, वो सेम ही होते हैं, एक ही कंसेप्ट टू कंसेप्ट पिकअप करेगा। तो ये तो समय के मुताबिक आप अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो प्रीलियम्स पे फोकस करें, सबसे पहले भी प्रीलियम्स में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बस बात इतनी है कि आप पुराने पेपर्स को जरूर सॉल्व करें और अपनी रेगुलरिटी रखें आप, अगर आप इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो। चलिए हम पॉइंट पढ़ते हैं। स्कीम ऑफ रिटर्न सेकेंड एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, जो कि सेकंड एग्जामिनेशन टायर 2 के अंदर होगा। उसने कहा है कि पहला और 2 कंपलसरी, ऑल द कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज दे रखी हैं उनके लिए कंपलसरी है, ठीक है। इन्होंने कह रखा है कि जो कि पेपर 3 हमने जो ऊपर डिस्कस किया था वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इनके लिए होगा, और 4th पेपर भी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होगा। बट 4th पेपर के लिए क्या कह रखा है, जो कि कैंडिडेट जाएंगे इंटरव्यू पोस्ट के लिए, ठीक है, तो उन्हीं को बुलाया जाएगा वहाँ पर इंटरव्यू पोस्ट के लिए। और जिन लोगों का नॉन इंटरव्यू पोस्ट होगा वो सिर्फ अपना कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उनका टाइपिंग, उसके संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आगे डिपार्टमेंट चेंज करता है तो वो आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। मैंने एक पॉइंट रखा था कि इंस्पेक्टर पोस्ट जितनी भी होंगी, चाहे इनकम टैक्स में एक्साइज डिपार्टमेंट हो या नया डिपार्टमेंट दे रखा है, उसके लिए आप मापदंड पूर्ण तौर पर उसके लिए सक्षम होने चाहिए। ये आपके लिए फिजिकल है, जो कंडीशन दे रखी है इन्होंने फिजिकल कंडीशन की, कि उसके लिए आपका जो हाइट होगी 157, ठीक है, सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। कैटेगरी के मुताबिक अलग अलग दे रखा होता है आपको, ठीक है। तो ये आपको चेस्ट का दे रखा है। तो ये डिटेल आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं, ऑफिशियली नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ssc.nic.in पर आप इस डाउनलोड कर लें और इसको पूर्ण तौर पर पढ़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, मेनली होता है कि आजकल आपने कोचिंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। बहुत सारे बच्चों को सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप कौन से बच्चे इसके लिए फॉर्म भरें, कौन से नहीं भरें। पॉइंट नंबर 1, जिन बच्चों का चाहे उन्होंने BA कर रखी है, चाहे BCA, कोई भी आपने फील्ड, जिस फील्ड से आप
क्वालिफाइड हैं। गाइस आपके पास कम से कम इंग्लिश या मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट पे कमांड होनी ज़रूरी है। दोनों में किसी एक सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है तो आप दूसरे सब्जेक्ट को पास मार्किंग में रख सकते हैं। अगर आपके दोनों सब्जेक्ट वीक हैं तो आपको इसके लिए दिन रात, कहने का मतलब कि एटलीस्ट आपको 8 आवर पर डे स्टडी करने की ज़रूरत रहेगी। अदरवाइज़ आप किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग करें तो वहाँ पर समय ख़राब करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोई भी अगर बीएससी से हैं, बीए फील्ड है, जो भी आपका फील्ड है गाइस, उसके लिए आपके पास सबसे पहले मैंने बताया कि आपको इंग्लिश या आपको मैथ कोई एक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको कम से कम 8 घंटे पर दिन तैयारी करनी। 8 घंटे पर दिन तैयारी तो वो बच्चे भी करेंगे जिनका कोई एक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बात ऐसी कि आप प्रीवियस पेपर को ज़्यादातर सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको उससे स्कोर बढ़ेगा और ऑनलाइन टेस्ट आप लगा सकते हैं। नंबर 2 की मैं बात करूंगा। यहाँ पर कुछ मुख्य हाइलाइट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे भी, किस तरह से आपको इसके लिए जाना है या नहीं जाना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज में होते हैं कि आपका जैसे अपकमिंग रेलवे का ग्रुप डी का पेपर भी होने वाला है, बहुत सारे बच्चे पंजाब पीपीएससी का पेपर देंगे, फिर उसके बाद में बीच में आपका जून के अंदर एसबीआई क्लर्क पेपर होगा, फिर उसके बीच में आपके और भी कुछ पेपर्स आ जाएंगे। तो लगभग हम लोग फील्ड अलग अलग होते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी कौन से में जाएं कौन से में नहीं जाएं। इसलिए आप सबसे पहले आप अपना डिसाइड करें, आपकी मानसिकता क्लियर होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके लिए आपने जाना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 पे मैं चर्चा करूँगा। पॉइंट नंबर 2 पर अगर आप कोचिंग से करें कि ऑनलाइन करें, आजकल बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आया 4 दिन पहले, उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यू आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने ऑनलाइन घर बैठे बिना कोचिंग तैयारी करके ही क्रैक कर लिया है। अगर वो इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं तो आप एसएससी के पेपर के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्या प्रॉब्लम होती थी कि आप पहले बच्चों को नहीं पता होता था पेपर का पैटर्न क्या। आजकल ऑनलाइन साइट्स, ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि गाइस आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई मॉडल पेपर सीरीज़ खरीद लें, उससे कि आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस तरह के हैं। और इवन कि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं कि जो आपके लिए समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि नंबर 2 के अंदर की कोचिंग करनी है नहीं करनी। अगर आपका बेसिकली मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है और आप ऑनलाइन तैयारी करेंगे, ऑनलाइन में क्या है कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई होगी आपके लिए। जैसे मान लीजिए कोई 40 मिनट का लेक्चर है, उस 40 मिनट के लेक्चर के अंदर जो पढ़ाया जाएगा वो आपको बेसिक क्वेश्चन के 2 तरीके बताए जाएंगे, उसको एक तो प्रोसीजर से और एक इसकी शॉर्टकट से। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसके लिए आप कुछ दिन लगा के देखें, अगर आपको समझ में आता है तब तो आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी शहर के अंदर अपने अच्छे कोचिंग सेंटर में मैथमेटिक्स टीचर हो जिसको बहुत अच्छा मैथ्स आता हो और इंग्लिश की फैकल्टी बहुत अच्छी हो, ये 2 सब्जेक्टों की आप तैयारी कर सकते हैं। 4 सब्जेक्टों की तैयारी आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि जीके का सब्जेक्ट सिर्फ प्रीलिम्स पेपर के लिए होगा, मेंस के लिए मैं कहूँ थर्ड पेपर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है कि हम इनकी प्रैक्टिस कैसे करें। मैथ्स के बेसिक स्तर से शुरू करेंगे मैथमेटिक्स को, ठीक है, और इंग्लिश को भी बिल्कुल बेसिक स्तर से इंग्लिश की वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इवन कि आपका ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको करना है और इसके लिए आपको दिन प्रतिदिन यानी किसी अच्छे टीचर से और प्लस ऑनलाइन और उसके बाद में अपनी वोकैब और न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहें, द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट, इससे कि आपको कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस की बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हम पॉइंट नंबर 3 पर, पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या होता है कि आपको कितने घंटे किस तरह से तैयारी करनी है। एटलीस्ट आपको 5 घंटे पर दिन तैयारी करें आप, और ऑनलाइन टेस्ट अभी नहीं लगाएं कि लगभग आप इस मई के महीने, ठीक है, मई और लगभग जून 2 महीने यानी आप लगभग 60 दिनों के अंदर, मैं बात करूं कि 2 मंथ 60 डेज़ के अंदर आप अपना सिलेबस सारा का सारा कवर कर लें। और जो आपके पास जुलाई का मंथ होगा यानी जून के लास्ट में आप, ठीक है, जून के लास्ट में 25 जून से आप और यानी 25 जुलाई 1 महीने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं। और टेस्ट सीरीज़ इवन कि जो बच्चे पहले से प्रिपेयर हैं वो तो अभी से टेस्ट सीरीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी साइट से आप ले सकते हैं, महिंद्रा से टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं,
उनकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी होती है, महिंद्रा गुरु हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आपको अच्छा लगता है। मैं रिकमेंड नहीं कर सकता आपको प्रॉपरली, बट आपको जैसा कोई टेस्ट सीरीज़ लगती है। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि प्यारे बच्चों, आप टफ़ वाली टेस्ट सीरीज़ लगाएं, ईजी वाली टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाएं आप, ठीक है। पहले उनका आपको मॉडल टेस्ट दे रखा होता है, आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं, आप जिसका ईजी प्लेटफॉर्म होगा वो नहीं लगाएं, जो टफ़ टेस्ट सीरीज होगा वो लगाएं, उसका आपको फाइनल में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब पॉइंट मैंने ये बता दिया आपको, तैयारी कैसे करें और कितने घंटे करें और किस तरह से करें। उसके बाद में आपकी किरण की बुक्स आती हैं और RK यादव की बुक्स आती हैं, राकेश यादव सर की बुक्स हैं। उन बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें और दिन प्रतिदिन पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप 3 दिन सिर्फ पढ़ें और उसके बाद में आपने क्विट कर दिया और पढ़ना छोड़ दिया। इसके बाद में पॉइंट आता है कि जैसे ही आपको फील होता है कि आप बोर हो रहे हैं या आपका मन नहीं लग रहा, तो आप ऑनलाइन यूट्यूब से मोटिवेशनल स्पीच या वो लोगों का वीडियो देखें जिन लोगों ने पहले पेपर को क्लियर किया है, क्रैक किया है, तो उससे आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो आप उनको देखकर अपने मनोबल को आप हाई लेवल पे रख सकते हैं। उसके बाद में कि आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब भी आप तैयारी करेंगे, तैयारी आपकी इस तरह से होनी चाहिए, 4 या 5 घंटे के लिए एकांत में पढ़ें और अपना पूरा 100% एफर्ट लगाएं। पेपर कोई टफ़ नहीं होता, मुश्किल कुछ नहीं होता। और ऐसा कभी नहीं है कि जिन बच्चों का मैथ्स या इंग्लिश अच्छा नहीं है वो पेपर क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको किसी भी पेपर के लिए, कोई मान लीजिए मैं एग्जांपल रख देता हूँ, 100 नंबर का पेपर है, आपको 100 क्रैक नहीं करने होते प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ इसके लिए 75% आपको तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो इतने में आपका पेपर क्लियर हो जाता है। बेशक आप अपने आप को 100% लेके चलें, बट ये 75 अपने आप ही आपके आ जाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने वैसे का वैसा ही होगा। गाइस, ये SSC CGL का नोटिफिकेशन का पूरा ब्यौरा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ें, मेहनत करें, हार्डवर्क करें। जय हिंद।